जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 10 और 12 है गुरुवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि कल हम अनछुए पहलू जो है वो प्रसारित नहीं कर पाए। दरअसल देखिए, इन दिनों क्या है, एक तो चुनावी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं साहब, और हमारे पास भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है। पूरी टीम इस समय फील्ड में लगी हुई है, अलग अलग रिपोर्टर्स हैं, सर्वे का काम अलग चल रहा है, और पल पल की जितनी भी खबरें हैं उनसे अपडेट हम आपको लगातार करवाते रहते हैं। कोशिश यही रहती है कि आए, लेकिन शादियों का सीज़न भी है और मेरे बहुत सारे दर्शक जानते हैं कि कुछ और भी मुझे ज़रूरी काम होते हैं तो वो मुझे करने होते हैं, लेकिन हम भी उसको मिस करते हैं कि अनछुए पहलू नहीं आया। लोगों को बड़ा बेताबी से उसका इंतज़ार रहता है। लेकिन चलिए, इन दिनों सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी पारा जो है ना वो सर अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। नगर परिषद के चुनाव हैं और कल है भाग्य का फैसला। ईवीएम में मतदाता अपने मत का प्रयोग करके और जितने भी प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला कैद कर देगा, और उसके बाद 13 तारीख को पता चलेगा कि किसके सर पे बंधा है ताज। और सवाई माधोपुर की बात कर लें आप, करौली की बात कर लें, धौलपुर की बात कर लें, भरतपुर की बात कर लें, सब जगह से ज़्यादातर खबरें यही हैं कि नगर परिषद के जो चुनाव हैं, नगर निकायों के जो चुनाव हैं, उन्हीं की सरगर्मियाँ ज़्यादा तेज़ हैं। राज्य सरकार अपने स्तर पर भी कुछ काम करती रहती है, राज्य सरकार के हिसाब से भी कुछ ना कुछ खबरें वहाँ से आती रहती हैं। कल से लेकर के आज तक की जितनी भी अपडेट है वो पहले मैं आपको बड़े शॉर्ट में दे देता हूँ, और फिर बात करेंगे आप और हम मिल करके चुनावी चर्चाओं के बारे में। तो बड़ी दिलचस्प बातें होने वाली हैं। और इससे पहले परसों जब हमने लाइव आपको दिखाया था, सुशील जी थे हमारे साथ में, बसपा से कासिम अली जी थे, तो वो डिबेट भी बहुत अच्छी रही और लोगों ने उसकी बहुत सराहना की, अच्छे व्यूज़ उसको मिले। तो इसके लिए आप सभी भी बधाई के पात्र हैं और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी तरह अगर हमें पावर देते रहेंगे, एनर्जी देते रहेंगे, तो हम आपके लिए यकीनन बेहतरीन काम करते रहेंगे। चलिए, दिन भर की तमाम खबरें पहले आपको मैं बता देता हूँ। राज्य स्तर से क्या बड़ी खबर है? राज्य स्तर से सबसे बड़ी खबर यह है साहब कि कोरोना की जांच का दायरा अब सरकार बढ़ाएगी। राज्य सरकार ने ये फैसला किया है कि अब प्रतिदिन 1 लाख जांच सुनिश्चित की जाएगी। कोरोना की, कोविड-19 की जो जांच है उनका दायरा बढ़ाया जाएगा, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो सिम्टम्स है उसका पता चल सके और उनका मुफीद जो इलाज है वो लोगों तक पहुंच सके, लोगों को उपलब्ध करवाया जा सके। तो राज्य से ये बड़ी खबर थी। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। तो भरतपुर ज़िले में भी 8 नगर पालिकाओं में कल मतदान होगा, और 255 वार्डों के जो सदस्य हैं उनके लिए मतदान होगा। तो वहाँ भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है कि निष्पक्ष तरीके से और निर्भीक तरीके से इन चुनावों को संपन्न करवाया जाए। धौलपुर की अगर बात की जाए तो धौलपुर में भी 2 नगर पालिकाओं और 1 नगर परिषद के लिए वहाँ पर चुनाव है। उनकी तैयारियाँ पूरी कर ली गई है प्रशासन के द्वारा। कमान है एसपी केसर सिंह शेखावत के पास में। सुरक्षा का पूरा जो जिम्मेदारी है, सुरक्षा का जो पूरा जिम्मा है वो उन्हीं के ऊपर है, और वो देखेंगे कि किस तरह इन चुनावों को संपादित करवाया जाए। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ, यानी हमारे ज़िले की तरफ। खबरें बहुत है साहब। कल से लेकर के आज तक का अगर विश्लेषण करें तो देखिए, कल मैंने आपको एक लाइव दिखाया था। एक तो कल बहुत बड़ी सड़क दुर्घटना हुई थी बिनेगा के पास में, जिसको मैंने लाइव दिखाया था, और उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन बात करते हैं पहले सवाई माधोपुर ज़िले से, यानी जिला मुख्यालय से क्या बड़ी खबर है। आज मतदान दलों को रवाना कर दिया गया अंतिम प्रशिक्षण दे करके, और जितने भी मतदान दल है वो अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं। गंगापुर सिटी की अगर बात करें तो बिल्कुल शाम को हमारी नज़र बनी हुई थी। पोलिंग पार्टियां जो है वो अपने अपने बूथों पर पहुंच चुकी है। कमान उन्होंने संभाल ली है, क्योंकि कल सुबह से उनको मतदान करवाना है। अच्छा, एक तरीके से उल्लास का माहौल भी रहता है। इसको लोकतंत्र का त्यौहार इसीलिए कहा जाता है साहब कि मतदाता जो है वो अपने मत का प्रयोग करते हैं, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनते हैं, और फिर इंतज़ार करते हैं कि जिसको हमने वोट दिया वो सेलेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो ये एक त्यौहार जैसा लगता है, एक उल्लास जैसा माहौल रहता है। यही सरगर्मियाँ चल रही हैं। कल शाम को 5 बजते बजते जो चुनाव प्रचार था वो थम गया, यानी शांति छा गई, और फिर डोर टू डोर जो कैंपेनिंग थी वो चली। मतदाताओं ने अपने हिसाब से जो आखिरी तीर छोड़ना था, आखिरी दाव जो चलना था वो चला। घर घर जाकर के मतदाताओं से संपर्क किया, उनको रिझाने का प्रयास किया, अपनी बातें उन तक पहुंचाने का प्रयास किया,
और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए जैसे तैसे करके उनको मनाया। लेकिन अब असली चाबी जो है ना वो मतदाताओं के पास है साहब। किसको देना है, किसके भाग्य का ताला खुलेगा और किसके भाग्य पर लगा रहेगा हमेशा के लिए ताला, ये मतदाताओं पर डिपेंड करता है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि हम अपने जो नुमाइंदे हैं उनको चुनते हैं। ये अधिकार हमको लोकतंत्र ने दिया है। सही को चुने, बेहतर चुने, जो आपके लिए, आपके शहर के लिए, आपके वार्ड के लिए अच्छा काम कर सके सर। कोई जातिवाद नहीं, कोई राजनीति नहीं, कोई दल नहीं, कोई पक्षपात नहीं, जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर के और समभाव से विकास कर सके उसको हमको चुनना है। बाकी और सारी चीज़ें हैं उनको दरकिनार करना है। तो मतदान दल रवाना हो गए और सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी दोनों में 60-60 वार्ड हैं। सवाई माधोपुर में 146 और गंगापुर में 131 पोलिंग बूथों की स्थापना की गई है, जहां पर मतदान दल अब पहुंच चुके हैं और कमान संभाल ली है। सवाई माधोपुर विशेष न्यायालय ने आज पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक आरोपी को सजा सुनाई आजीवन कारावास की। ये मामला 3 जुलाई 2019 का है, जिसमें आरोपी बागौर बामोरी शहर के पास में है, नांदोदी तहसील में। बागौर निवासी जो है राजेश बैरवा, उसने एक 7 वर्षीय बालक का अपहरण करके और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बामनवास थाने में मामला दर्ज हुआ था और आज इस पर सुनवाई पूरी करते हुए पॉक्सो एक्ट में इसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। साथ ही 55,500 रुपये का जुर्माना भी ठोका गया है। तो ये सवाई माधोपुर जो विशेष न्यायालय है उसकी कार्रवाई थी। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी आज सवाई माधोपुर जिले में रहे, भाजपा कार्यकर्ताओं से मिले, पंचायत चुनावों में भाजपा को जो सफलता मिली है उसका गुणगान किया और इसके अलावा नगर परिषद और नगर निकायों के जो चुनाव है उसको लेकर के भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जो रणनीति है उसके विषय में चर्चा की। होटल नारगढ़ पैलेस में वो लोगों से मिले और जीत का मंत्र भी दिया। किस तरीके से भाजपा का बोर्ड बनाया जा सकता है सवाई माधोपुर में और गंगापुर सिटी में। तो आज वो दिन भर व्यस्त रहे, दिन भर उनका कार्यक्रम रहा, कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। बजीपुर से भी हमारे पास एक खबर आई थी कि हिंडौन गंगापुर मार्ग पर जाम अब लोगों के लिए सरदर्द बन चुका है। लगातार ऐसी खबरें वहाँ से आ रही है। हमारे जो संवाददाता हैं महेंद्र शर्मा, वो लगातार खबरें भेज रहे हैं कि साहब ये मामला बड़ा कंजस्टेड होता जा रहा है। दोनों तरफ तो अतिक्रमण है और आने जाने के लिए मात्र एक वही रास्ता है, और जबकि वो हाईवे है। लेकिन उसको हाईवे कहना तो बड़ा बेमानी सा होगा साहब, वो तो सकड़ी गली होकर के रह गया। जब आप बजीरपुर में एंटर होते हैं तभी आप समझ जाते हैं साहब कि क्या कंडीशन है। अब तो वहाँ एम्बुलेंस भी फंसती है और पुलिस के जो वाहन हैं वो भी वहाँ फंस रहे हैं, सायरन बजाते रहे। ये उन्होंने आज वहाँ से रिपोर्ट भेजी हमारे पास में, लेकिन जाम ने खुलने का नाम नहीं लिया। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक जाम में एम्बुलेंस हो या पुलिस के वाहन हो वो फंसते नजर आए। सोचना पड़ेगा साहब कि ये जो जाम है ना ये भी आम होता जा रहा है और ये बहुत सारे छोटे छोटे कस्बों की, बड़े शहरों की भी एक आम जिंदगी का रूटीन बनता जा रहा है। वहाँ से एक खबर आई। अब चलते हैं नांदोती की तरफ। नांदोती डॉक्टर महेश मीणा हत्याकांड बलदेवपुरा। लाइव भी मैंने वहाँ जाकर के आपको दिखाया था, बहुत कुछ बातें आपसे वहाँ के एरिया के, वहाँ के क्षेत्र के बारे में मैंने की थी आपसे। जांच बदलवा ली गई है। जी हाँ, एसपी यानी पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा से पीड़ित परिवार मिला। उनकी जो पत्नी है, उनके जो भाई हैं, उन्होंने एसपी से मुलाकात की और जांच जो पहले कमल राम जी कर रहे थे उस जांच को बदलवा करके और अब हिंडौन के जो पुलिस उपाधीक्षक है किशोरी लाल जी, उनको जांच दे दी गई है। और उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों की, जो नामजद आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। तो जांच जो है वो बदल दी गई है और अब किशोरी लाल जी इसकी जांच करेंगे। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ, यानी हमारे शहर से क्या कुछ हलचल है। तो चुनावों के चलते आबकारी विभाग की टीम जो है वो इन दिनों सक्रिय है और शाम 4 बजे सालौदा क्षेत्र से हिंडौन गंगापुर हाईवे के पास में संदिग्ध रूप से एक मोटरसाइकिल जा रही थी और उसे रोका गया। सूचना ये मिली थी कि उस पर अवैध रूप से शराब ले जाई जा रही है। ड्राई डे है तो शराब की आवाजाही नहीं हो सकती चुनावों के मद्देनज़र। तो जो आरोपी था वो मोटरसाइकिल को छोड़ करके वहाँ से फरार हो गया और
2 पेटी अवैध देशी शराब को पुलिस ने कब्जे में लिया। आरोपी जो है उसकी जो पहचान की गई है वो बने सिंह सुल्तानपुरा थाना वजीरपुर का रहने वाला है और आबकारी अधिकारी मधुसूदन सैनी के निर्देश पर वृत्त अधिकारी रमेश मीणा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया पीछा करके और तब ये 2 पेटियां पकड़ी हैं। तो ये तो चलेगा, चुनावों में नोट है, शराब है, इनका तो जम करके प्रयोग किया ही जाता है। तो आबकारी विभाग पहले से ही सतर्क था और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कल की सड़क दुर्घटना बिल्कुल परिता के रहने वाले 22 वर्षीय एक युवक की उसमें जान चली गई। हालांकि अफवाहों का दौर उस समय चला कि साहब 4 से 5 लोगों की मौत हो गई है। हमने आपको लाइव भी दिखाया था, वो एक निजी अस्पताल में उनको लाया गया था और जो मैंने अंदर से आपको लाइव दिखाया था उसमें हमने भी देखा था कि एक की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है और उसको जयपुर रेफ़र कर दिया गया था, जबकि जो एक व्यक्ति है उसकी मौत हो गई थी, एक युवक की, जिसका लाइव भी मैंने आपको कल दिखाया था। कुल मिलाकर के बड़ी दुर्घटना थी साहब। 2 मोटरसाइकिलें थी और एक बोलेरो थी, आपस में भिड़ी हैं और नियंत्रण खो दिया था। जो बोलेरो चालक है उसने माधोपुर का रहने वाला था। आज भी खबर ये मीडिया में आ गई थी और कल इसको हमने आपको लाइव दिखा दिया था। बीकेएस मीणा हत्याकांड के जो आरोपी हैं उनको जेल भेज दिया गया है। लगातार रिमांड मांगा गया था पुलिस के द्वारा और पुलिस उपाधीक्षक कालूराम मीणा जी का कहना है कि जल्द से जल्द जो शेष आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी चुनावों के बाद में, क्योंकि अब थोड़ा सा जो प्रशासन है वो चुनावों की सरगर्मियों में ज़्यादा व्यस्त है। तो उम्मीद करते हैं कि जो शेष आरोपी हैं और जो संदिग्ध हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। अब बात करते हैं चुनावी सरगर्मियों की, यानी आपकी और हमारी बात है। तो साहब क्या कुछ चल रहा है। मौसम में भी सर्दी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल दिन का तापमान ज़्यादा है साहब और जो गर्मी है, धूप है, वो तीखी है। और ना सिर्फ गर्मी तीखी है बल्कि चुनावों का जो मामला है ना वो भी तीखा है। अपने अपने हिसाब से जितने प्रयास हो सकते थे सभी प्रत्याशियों ने कर लिए। कल चुनाव प्रचार थम गया, डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू हो गई। अपने अपने हिसाब से मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब जो है अब वो मामला ठंडा हो गया। ठंडा का मतलब रहस्य में हो गया और हिडन में हो गया, छुप गया। आप कहते हैं आज की रात कत्ल की रात है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है अक्सर आखिरी रात के दिन। कल तो वोटिंग है ही, पता नहीं क्या होगा, रात भर में कितना गणित बनेगा, बिगड़ेगा, किसके समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे, अभी तो बहुत कुछ चलने वाला है साहब। और चुनावों का माहौल जो है ना वो जब देखा मैंने, पूरे घूम घूम करके हर वार्ड में जा कर के देखा है। कई कार्यालय तो मैंने ऐसे देखे साहब कि आमने सामने दोनों के कार्यालय हैं, दोनों एक दूसरे के विरोध में लड़ रहे हैं, मगर वो उसके कार्यालय में जाकर के बैठ रहे हैं और वो उसके कार्यालय में जाकर के बैठ रहे हैं। तो ये भी बड़ा जोरदार सद्भाव देखने को मिला हमको। वो उनके मन संचालन कर रहा है, वो उसके में जाकर के मन संचालन कर रहा है। यानी चुनाव दोनों लड़ रहे हैं मगर दोनों के बीच में मोहब्बत का एक रिश्ता तो कायम है। और देखिए वही हमने पहले भी कहा था कि राजनीति तो चंद दिनों की मेहमान है साहब। ये जो रिश्ते हैं, आपसी प्रेम है, आपसी सौहार्द है, ये तो ताउम्र का है, जीवन भर का है। तो 2-5 साल की राजनीति के लिए आप जिंदगी भर के रिश्ते किसी से भी खराब ना करें, इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें। तो ये है, आज प्रशासन जो है उसने अपनी जो तैयारियां थी उनको अंतिम रूप दिया। प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है। पंचायत समिति सभागार में आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक कालूराम मीणा, एडीएम नवरत्न कोहली, एसडीएम अनिल चौधरी और जो चुनावी ऑब्जर्वर हैं उनकी अध्यक्षता में जितने भी पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी थे उनकी मीटिंग ली गई और कल के बारे में उनको दिशा निर्देश दिए गए कि किस तरह आपको चुनाव संपन्न करवाने। देखिए इसको लेकर के मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी क्लियर कर देना चाहता हूं कि 800 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं जिनमें होमगार्ड के जवान भी हैं और पुलिस के जवान भी हैं। आरएसी का जाब्ता हमारे यहाँ से पहले से ही मौजूद था। तो 800 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं क्योंकि शादियों का भी सीजन है। तो डिपार्टमेंट के पास में एक तो सबसे बड़ी समस्या ये और है कि बहुत सारे कर्मचारी ऐसे थे साहब जो छुट्टियों पर चले गए, जिनके घरों में शादियां थी। छुट्टी देना उनको ज़रूरी भी था। तो एक तो स्टाफ की थोड़ी सी कमी थी। हर बूथ पर 200 मीटर के दायरे तक एंट्री बंद रहेगी, ये ध्यान रखिए आप। बूथ के 200 मीटर तक का जो एरिया है उसके अंदर कोई भी भीड़ भाड़, लोगों का हुजूम नहीं जा सकता।
200 मीटर की परिधि में अगर कोई दुकान है, मान लीजिए गली मोहल्ले में कोई बूथ बना हुआ है और उसके अंदर कोई दुकान आ रही है, तो उस दुकान को कल आपको बंद रखना पड़ेगा, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये ज़रूरी भी है। आपकी वजह से चुनाव कार्य जो है ना वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। एक दिन बंद रख देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा साहब। तो 200 मीटर का दायरा है, उसका नियम, उसका पालन सभी को करना है। हर बूथ पर 2 पुलिसकर्मियों के साथ में एक होमगार्ड का जवान रहेगा जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, इन 2 चीज़ों पर नज़र रखेगा, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है तो उसकी जो गाइडलाइन है उसकी पालना करवाना भी बहुत ज़रूरी है, वो भी रहेगा। सुबह 8 बजे से लेकर के और 5 बजे तक मतदान की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ रहेगी। वोट देने जो भी जाएं उनके लिए 12 आईडी निश्चित की गई है। इन 12 आईडी में से वो कोई भी आईडी अपने साथ लेकर के जा सकता है, जिसके आधार पर वो मतदान कर सकता है, अपने मत का प्रयोग कर सकता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए कि अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी रखा गया है। 20 मोबाइल पार्टियां भी रहेंगी जो लगातार मॉनिटरिंग करती रहेंगी, क्या गड़बड़ी है, कहाँ कुछ चल रहा है। प्रत्येक पार्टी में 1-3 का जाब्ता रहेगा। 80 जवान जो हैं वो उसमें तैनात रहेंगे और दुकानें बंद रहेंगी। सार्वजनिक अवकाश कल घोषित किया है। इसको लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। बहुत सारे दुकानदार हमसे पूछ रहे थे, सर हम शादियों का टाइम है, हमने बुकिंग ले रखी है, तो हम दुकानें बंद रखें या नहीं रखें। देखिए, सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, लेकिन आज जो पंचायत समिति सभागार में मीटिंग हुई उसमें कुछ चीज़ें निकल करके भी सामने आई हैं। और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जी और पुलिस उपाधीक्षक कालूराम जी का ये कहना था कि वो प्रैक्टिकली जो है धरातल पर उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। यानी अब जैसे आपसे कह दिया कि साहब 200 मीटर का दायरा है, तो वो 225 भी हो सकता है और वो 225 भी हो सकता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि हाँ, ये जगह सफिशियंट है, इतनी दूरी तक हमको लोगों को कंट्रोल रखना ही है। ये एक परिधि है, ये एक सीमा है। दूसरी बात कि दुकानें बंद, तो आज साफ साफ ये कहा है पुलिस उपाधीक्षक कालूराम जी ने कि देखिए, कहीं ना कहीं हमें भी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। एक तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि आज रात 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक भी जिनको जिस सर्किल की, जिस एरिया की, जिस क्षेत्र की ड्यूटी दी गई है उनको लगातार मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आज हो सकता है शराब का भी प्रयोग हो, नोटों का भी प्रयोग हो, यानी धनबल और बाहुबल का प्रयोग भी जो है बाढ़ कई जो प्रत्याशी हैं वो कर सकते हैं। तो उस पर भी पुलिस को कड़ी निगरानी रखनी है। सुबह 6:30 बजे तक आप तैयार होकर के अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच जाएं, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए। बड़े सख्त लहजे में उन्होंने कहा है कि ये आपका और हमारा सबका मिलकर के एक टीम एफर्ट है, उसी लिहाज से हमको ये काम करना है और ये चुनाव पूरे निष्पक्षता के साथ, पूरी निडरता के साथ हमको संपन्न करवाने हैं। जो अतिरिक्त सुरक्षा बल है वो आ चुका है गंगापुर में, उनको ठहरने की व्यवस्था कर दी गई है। और अब लगातार प्रशासन जो है, अब भी जब हम लाइव कर रहे थे उससे पहले भी हम देख कर गए थे कि एडीएम साहब है, एसडीएम साहब है, वो लगातार फील्ड में सक्रिय हैं। एक एक बूथ पर जाकर के देख रहे हैं कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं है, क्या कुछ वहाँ पर सिचुएशन रहने वाली है। अति संवेदनशील जो एरिया हैं उनमें सुरक्षा की अलग व्यवस्था की गई है। हमने अपने पेज पर वो लिस्ट डाल दी है, आपने देख ली होगी कि जो अतिरिक्त अति संवेदनशील कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता रहेगा। हथियारबंद जवान वहाँ पर रहेंगे साहब, ये ध्यान रखिए आप। तो कुल मिलाकर के इन गाइडलाइन का आपको पालन करना है और जो प्रशासन है उसकी तैयारियां जो हैं वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। रिजर्व में 105 जवान रहेंगे अगर कोई भी आपातकाल स्थिति होती है तो। अब बात आती है सार्वजनिक अवकाश की। सार्वजनिक अवकाश को लेकर के देखिए, पुलिस उपाधीक्षक का ये कहना था कि अगर ज़रूरी काम है, कोई शादी ब्याह का काम है, किसी का कोई काम है, तो उसमें बेवजह की सख्ती ना की जाए, उससे कारण ज़रूर पूछा जाए कि भाई क्या कारण है। बाकी वहाँ जो पोलिंग बूथ बना हुआ है वहाँ कोई रियायत नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर पोलिंग बूथ आसपास नहीं है और बाज़ार में अगर कोई इक्की दुक्की दुकान खुलती भी है किसी इम्पोर्टेंट कारण से, क्योंकि शादियाँ बहुत है सर्कल की, बहुत ज़्यादा शादियाँ हैं और ये आखिरी सभा है, इसके बाद में बहुत लंबा गैप है, तो उसको भी कहीं ना कहीं प्रशासन को ध्यान में रखना पड़ेगा और प्रशासन के जहन में है वो सारी चीज़ें। तो उसको देखते हुए भी प्रशासन कहीं ना कहीं सिचुएशनल जो डिसीजन है वो ले सकते हैं। तो ये है कि कुल मिलाकर के
चुनावों की जितनी तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं साहब, और जिनको टिकट मिलना था उनको मिल गया, जिनको चुनाव प्रचार करना था उन्होंने कर लिया, जिनको अपने अपने वोट बनाने थे उन्होंने बना लिए। अब तो सीधी सी बात है कि पूरी तरीके से गेंद जो है वो मतदाताओं के पाले में है। अब कल वो आपका भाग्य ईवीएम में बंद कर देंगे, और ये जो भाग्य का पटल है ना, ये 13 तारीख को खुलेगा। किसके मिली जीत और किसको मिली हार, ये तो अब पता चलेगा 13 तारीख को। यानी कल हमारी भी आपसे अपील है कि अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें। हालांकि शादियों की वजह से मतदान का प्रतिशत जो है वो कम रह सकता है, बिल्कुल, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो शादियों ब्याहों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो शायद अपने मत का प्रयोग ना कर पाएँ। लेकिन फिर भी कोशिश ये रहे कि आप अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें। ये लोकतंत्र का पर्व है और आपको एक अधिकार दिया है हमारे संविधान ने, उसका इस्तेमाल ज़रूर करें साहब। बड़े उत्साह के साथ जाएं और एक सही व्यक्ति के चयन में सरकार का भी सहयोग करें और लोकतंत्र को जिंदा रखने में अपना जो योगदान है वो ज़रूर दें। तो ये कल का चुनावों का माहौल रहेगा, हमारी लगातार कवरेज रहेगी, हमारे पत्रकार फील्ड में रहेंगे जो आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे, और कितना प्रतिशत कितने बजे तक चुनाव हो गया, मतदान हो गया, उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे, बिल्कुल। और कल हमारे फील्ड में जितने भी पत्रकार हैं वो सक्रिय रहेंगे, और पूरी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा और पुलिस उपाधीक्षक कालूराम मीना के कंधों पर है साहब। आज पूर्व जो थानाधिकारी हैं हमारे दिग्विजय सिंह जी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। आजकल वो खंडार लगे हुए हैं, तो बहुत सारे पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जिनको लगाया गया है, उनसे भी आज हमारी मुलाकात हुई है। अब बात करते हैं थोड़ी सी लीक से हट करके, और लीक से हट करके ये बात है साहब कि हमारे पास में लगातार कुछ मैसेज आ रहे थे कि साहब कुछ निजी स्कूल चल रहे हैं, क्लासों का कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं। एक बात मुझे समझ में नहीं आती, आपकी और हमारी बातें हैं और जो मैं अपने दिल की बातें आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, और मेरे ख्याल से आप कहीं ना कहीं मेरी इन बातों से सहमत ज़रूर होंगे। नेताओं के लिए चुनावों के मद्देनज़र कोई कोरोना गाइडलाइन नहीं, कोई धारा 144 नहीं, रैली भी हो रही हैं, आंदोलन भी हो रहे हैं, प्रदर्शन भी हो रहे हैं, चुनाव की कैंपेनिंग भी चल रही है, कोई मास्क नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई सैनिटाइजर नहीं, कुल मिला करके कोई कोरोना नहीं। ये कोरोना के जितने भी नियम हैं ये आम आदमी के लिए क्यों हैं? शादियों में 100 से ज़्यादा आदमी नहीं जाएंगे, गेट बंद कर दिया जाएगा मैरिज हॉल का। ये जो दोहरे मापदंड है ना साहब, ये नहीं चलेंगे बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए बाजारों की भीड़, नेताओं की कैंपेनिंग, इनमें धारा 144 का भी मखौल उड़ रहा है और इसमें कोरोना की जो गाइडलाइन है ना उसका भी मखौल उड़ रहा है। तो फिर ये जितने भी नियम है ये आम आदमी के लिए क्यों हैं? जाओ मैरिज हॉल पे 25,000 का जुर्माना ठोक दो। ये नई पर पार्टी चल गई है, अब मास्क नहीं है 500 का ठोक दो, टारगेट देना है ना अपने को। तो कमाल करते हो साहब। मैंने अभी तक एक भी जुर्माना ऐसा नहीं देखा जो किसी बड़े आदमी पर और किसी नेता पर ठोका गया हो, एक भी जुर्माना नहीं है। और एक चीज़ और बताऊं मैं, ये कोरोना सबसे ज़्यादा पकड़ी इनको रहा है, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं ना, वही इसकी जद में आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये जो दोहरे मापदंड है ना ये थोड़ा सा नहीं चलेगा साहब। अब इसी में से एक चीज़ निकल करके और सामने आई जो मैंने अभी आपसे चर्चा की कि साहब बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि स्कूल बंद क्यों हैं। क्या सिर्फ स्कूल, कॉलेज और कोचिंग में ही कोरोना फैल रहा है? जबकि स्कूल, कोचिंग और कॉलेज मैं समझता हूं सबसे बेहतर कोरोना गाइडलाइन का पालन कर सकते हैं। उनके पास है ऐसा कि वो आप कहेंगे उतने ही बच्चे बुलाएंगे, मास्क है, सैनिटाइजर है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सब का पालन करेंगे। मगर इन बच्चों के भविष्य के बारे में तो सोचो साहब। 8 महीने हो गए इन स्कूलों को बंद हुए, सबको सब कुछ मिल रहा है, सबकी ज़िंदगी पटरी पर लौट रही है, मगर ये प्राइवेट स्कूल है, इनमें काम करने वाले लाखों कर्मचारी जो है ना साहब, इनका दर्द कब समझोगे आप लोग? दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों के बहुत सारे टीचर ऐसे हैं साहब जिन्होंने सब्जी के ठेले लगा लिए।
और फरवरी के बाद से अब तक कोई तनख्वाह नहीं मिली, कोई वेतन उनको नहीं मिला, बल्कि उनका जो रोजगार था ना वो भी खत्म हो गया। अभिभावकों के बीच में और स्कूल वालों के बीच में एक लड़ाई जारी है, उसका कोई समाधान हो ही नहीं रहा। फीस देनी है तो कितनी देनी है, नहीं देनी तो क्यों नहीं देनी है। निजी स्कूलों का रोना है कि अगर फीस नहीं दोगे तो हम इनका क्या करें, हम स्कूल कैसे चलाएं। सरकार के कान पे पता नहीं क्यों नहीं जू नहीं रेंग रही। मामला अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में फंसा हुआ है ये सारा पेच। निजी स्कूलों के बारे में, कोचिंग संस्थानों के बारे में सोचें, ज़रूर सोचें। बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं सर। ये बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, एक आधा सेशन तो ख़त्म हो ही गया, दिसंबर चल रहा है साहब, हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ जाती है और फिर लगातार कार्रवाइयाँ। बीओ साहब भी, डीओ साहब भी लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आपने स्कूल क्यों चला रखा है? गुनाह नहीं किया साहब उन्होंने। वो अगर 10, 20, 30 बच्चे बुला करके पढ़ाई करवा रहे हैं तो करवाने दो ना। जब सब चीज़ सामान्य आप कर रहे हो, चुनाव सारे संपन्न हो रहे हैं, बसें खूब चल रही हैं, ट्रैफिक खूब चल रहा है, बाजार खुल रहे हैं, ये स्कूलों से क्या दुश्मनी है आपकी? ये तो एजुकेशन सेक्टर है साहब, यहाँ तो ऑलरेडी जागरूकता है, वो समझदार हैं, वो करेंगे डेफिनेटली पालन इसका। मगर आपको सोचना पड़ेगा, आप बेवजह का इसका इशू बना रहे हैं। निजी स्कूलों का, कोचिंगों का खुलना अब अनिवार्य हो चुका है, ज़रूरी हो चुका है। हमारी हाथ जोड़ करके विनती है कि साहब इनका रोज़गार इनको वापस लौटा दो, इनकी जो ज़िंदगी थी ना वो इन्हें वापस लौटा दो, वरना आने वाले दिनों में इन लोगों की हालत और भी ख़राब होने वाली है। कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, बिल्कुल कम हो रहा है। धीरे धीरे जो केसेज हैं वो कम होते जा रहे हैं और हो जाएंगे साहब। कब तक चलेगा ये? नहीं चलेगा, होगा ये कम, डेफिनेटली होगा। लोग अब मास्क का प्रयोग करने लगे हैं, बिल्कुल करने लगे हैं। शादियों में आप जाकर के देखिए मैरिज हॉल में, बिल्कुल जितना सरकार ने कह रखा है ना साहब, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन मिल रहे हैं, उतने ही लोग मिल रहे हैं। लोग जितना हो सकता है ना उतना पालन कर रहे हैं। लेकिन अब फंक्शन तो फंक्शन है ना साहब, जीवन में वापस पहले दोबारा तो ये पल आने वाला है नहीं। अब आप पाबंद तो कर नहीं सकते कि साहब बिल्कुल ही एंजॉय मत करें। एक मेरे ये समझ में नहीं आता कि डीजे साउंडर, इनका पता नहीं क्या, चुनावी रैलियों में तो आपकी खूब आतिशबाजियाँ चली हैं, तब आपने नहीं रोका किसी को भी। आम आदमी के लिए नियम है, तो इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए सरकार को कहीं ना कहीं। और निजी स्कूल संचालक जो हैं और निजी स्कूल जो हैं उनके दर्द को कहीं ना कहीं समझना चाहिए। बात करते हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन में क्या कुछ चल रहा है? लगातार सरकार से बात की जा रही है, लेकिन अभी तक बात जितनी भी हैं वो सब बेनतीजा रही हैं। आज शाम को 4 बजे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, किसानों से वार्तालाप हुई थी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की और रिजल्ट निकल करके ये आया है साहब कि सरकार ने बिल्कुल सिरे से इस बात को खारिज कर दिया है कि कानून वापस नहीं होंगे। बिल्कुल सरकार ने कह दिया कानून वापस नहीं होंगे। अगर किसी चीज़ पे ऑब्जेक्शन है तो मिल बैठ करके आप बात करें, तकनीकी इश्यूज हैं तो उनको दूर कर लिया जाएगा, उनमें संशोधन कर लिया जाएगा। कल हमारे कुछ दर्शकों ने कहा था कि साहब अजय जी आप किसान आंदोलन पर बात क्यों नहीं कर रहे, किसानों का दर्द क्यों नहीं समझ रहे। मैं खुद किसान हूँ साहब, मैं तो खुद किसान हूँ, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं इसका समर्थन ना करूँ। लेकिन समझने वाली बात क्या है उस पर हमको गौर करना पड़ेगा कि अगर ये किसान आंदोलन है तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अगर वाकई में किसानों का दर्द आज इतना आपको ख्याल आ रहा है, इतना साल रहा है, तो सिर्फ एक ही मुद्दा आएगा किसानों का साहब? बहुत सारे मुद्दे हैं किसानों के, इन पर गौर क्यों नहीं किया गया आज तक? जो किसान पोष की सर्दी में रात को अपने खेतों में पानी देता है ना, क्योंकि उसको रात में लाइट मिलती है 7 दिन, कभी उसके बारे में आंदोलन क्यों नहीं करा? हज़ारों किसानों की मौत होती है सर्दी में, कभी गौर नहीं किया साहब किसी ने, और इसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं हुआ। सरकार उनको 7 घंटे और 8 घंटे लाइट देती है, इसी में वो गुजारा कर रहे हैं और 7 दिन भरी सर्दी में वो अपनी फसल में पानी देता है। उसकी जान नहीं है। उद्योगों को 24 घंटे लाइट दे रहे हैं आप, और एक किसान को देने के लिए आपने क्राइटेरिया बना रखा है कि 8 घंटे से ज़्यादा आपको 3 फेज लाइट नहीं दी जाएगी। खाद की कीमत जाकर के देखो, 1200 और 1300 रुपये का कट्टा मिल रहा है, उसको सस्ता क्यों नहीं करते हो आप?
डीजल 80 रुपये से ऊपर पहुंच गया, उसको सस्ता क्यों नहीं करते हो आप? 833 रुपये बिजली के बिल पर सब्सिडी दी थी पिछली सरकार ने, राज्य सरकार ने। मौजूदा सरकार ने उसको रद्द कर दिया, अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है उस पर। क्यों नहीं दी जा सकती वो राहत किसानों को? और सबसे बड़ी बात, 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करने की कही थी किसानों से। आए थे राहुल गांधी जी, मुझे आज भी याद है वो बयान उनका। 10 मिनट लगे, देखिए कर दिया ना मैंने। क्या कर दिया साहब? 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ नहीं हुआ। मैं पूरे आंकड़े और पूरे तथ्य पेश कर सकता हूं। राजस्थान में किसी भी किसान का 2 लाख रुपए तक का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है। इसके अलावा राज्य सरकार कहती है कि साहब किसानों को ऋण दिया गया है अल्पकालीन सहकारी माध्यम से, सोसाइटियों के माध्यम से। कोई ऋण नहीं मिला है, कोई ऋण नहीं मिला है। कोई भी सहकारी समिति अगर ये बात कह दे कि हमने 50,000 तक का ऋण दिया है किसानों को नया, तो मैं चैलेंज करता हूं उसको, वो यहां आकर के मेरे चैनल पर बोल सकता है। कोई भी सोसाइटी का सचिव, सहकारी समितियां खाली पड़ी हैं साहब, उनके पास पैसा नहीं है। झूठ बोलते हैं अगर आप ये कहते हैं तो कि हमने किसानों को नए ऋण जारी कर दिए हैं। अभी तक तो आपने पिछला ही हिसाब क्लियर नहीं किया है अभी सहकारी समितियों का। झूठे दावे और झूठे वादे कर रहे हैं आप। सरकार ने कहा था कि तहसीलों को ऑनलाइन कर दिया जाएगा और पूरा रिकॉर्ड अब उनका रखा जाएगा, नहीं हुआ है वो काम भी अब तक। क्यों नहीं देते आप इन चीजों में राहत किसानों को? और बात कर रहे हैं साहब कि आंदोलन कर रहे हैं बहुत बड़ा। ये 3 कृषि कानून अगर वापस ले लेगी केंद्र सरकार तो किसानों की सारी समस्याएं समाधान हो जाएगा। और चीजें नजर ही नहीं आती आपको किसानों की, और दर्द ही नजर नहीं आता आपको किसानों का। सिर्फ ये 3 कानून। क्यों? कि अब इन पर राजनीति हो रही है, इनको अब स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है, इनको प्रायोजित किया जा रहा है। किसान का असली दर्द अगर समझना है तो किसान के घर में जाना पड़ेगा, उसके खेत पे जाना पड़ेगा, उसकी समस्याओं को समझना पड़ेगा। पूछना कितने पटवारी फील्ड में रहते हैं, पूछना है सरकार से कभी कितने ग्राम सेवक हैं आपके जो फील्ड में जाते हैं, कितनों को बीजों की किट दी जाती है। मैं खुद किसान हूं, मुझे मालूम है साहब। सरसों के बीज, गेहूं के बीज कितने आते हैं और कितने किसानों को सप्लाई किए जाते हैं। किसानों को यही पता नहीं है कि हमारे गांव का ग्राम सेवक है कौन, हमारे गांव का पटवारी है कौन, नहीं है पता, क्योंकि वो लोग फील्ड में नहीं जाते हैं। 8 घंटे 10 घंटे गुजारो तो सही कभी किसानों के पास में जाकर के, दर्द महसूस तो करो उनका। डिबेट कराने को तैयार हूं मैं यहां। अगर कोई कृषि कानूनों पर खुल करके व्याख्या करने को तैयार है तो मैं वेलकम करता हूं सर उनका। आप आइए, इसके पक्ष में और विपक्ष में मुझे बोल करके बताइए, मुझे खुल करके बताइए। जो चौराहों पर बैठ करके इन कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं ना साहब, उनसे पूछ तो लो एक बार कि आप कितना समझते हैं इन कृषि कानूनों के बारे में। और अगर इन 3 कृषि कानूनों के वापस लेने से किसान की समस्या समाधान हो जाती है तो केंद्र सरकार से हमारी अपील है, इसको वापस ले लो साहब। फिर देखते हैं कि आप किसानों के आंसू पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। कमाल है साहब, आप अपनी बातों पर तो ध्यान नहीं दे रहे कि हम क्या कर रहे हैं किसान के लिए, और फिर किसान आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं कोई इशू है तो मिल बैठ करके बात करनी चाहिए। बात को उलझाने से बात का कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। बहुत सारे दर्शकों ने कहा साहब आप बोल नहीं रहे। मैं इसलिए नहीं बोलता हूं किसानों पर या इन मुद्दों पर कि कहानी वही ढाक के 3 बात रहती है साहब। एक इशू मिल गया, उछाल दिया, चौराहे पर आकर के बैठ गए, हम किसानों के साथ तन मन से हैं। कहां हो तुम तन मन से? एक चीज नजर आई है किसानों की इतने सालों में, बस लाठी और डंडे खाता है। जब खाद और बीज की बारी आती है ना उसके बंटने की, किसानों को समय पर बीज भी नहीं मिल पा रहा और समय पर खाद नहीं मिल पा रहा है साहब। 1300 रुपये 1400 रुपये का कट्टा आ रहा है। बात कर रहे हो किसानों के मुद्दों की। सिंचाई के लिए पानी नहीं है उसके पास में, नहरें बंद पटक रखी हैं आपने, खोलते क्यों नहीं हो 5 आना का पानी को? वो दर्द नजर नहीं आता आपको? मतलब पता नहीं आप कौन सा आंदोलन कर रहे हैं। किसान सिर्फ मुद्दा रहा है, चाहे कोई सी भी सरकार रही हो, किसान सिर्फ मुद्दा रहा है। समाधान किसी चीज का नहीं हुआ है साहब। लेकिन बस वही है ना कि
मीडिया की सुर्खी बनना है, किसान आंदोलन कर रहे हैं साहब हम। ऐसे नहीं चलेगा साहब। प्रैक्टिकली कुछ करके देखो, कुछ अच्छे मुद्दे उठा करके देखो और उनके लिए लड़ो, तब सच्ची आपकी हम किसानों के प्रति भक्ति मानेंगे कि हाँ आप किसानों का दर्द समझ रहे हैं। तो वही बात है साहब, इसलिए मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि वही बात है ना कि हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है, इसलिए हम बोलते ही नहीं है साहब। लेकिन दर्द अंदर अंदर कचोटता तो है कि जब लोग बेवजह की और बेफिजूल की राजनीति करते हैं मुद्दों पर, तो वही चीज़ है। बाकी जल्द से जल्द किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अगर कोई इशू है बैठ करके उसका समाधान करो, और सिर्फ ये 3 कानूनी नहीं है, किसानों के दर्द बहुत हैं साहब। दिन में बिजली दे दो, खाद पर सब्सिडी दे दो, बिजली के बिल जो है ना वो हटा दो बेचारे से, क्या परेशानी है, क्या फर्क पड़ रहा है। कुछ अच्छा करके देखो, वेट कम कर दो डीजल पर। हर किसान के पास में मोटर नहीं है, दिन रात डीजल जलाता है, वो बहुत महंगा बैठता है उसको खर्चा, कितनी मेहनत करता है वो जब जाकर के अनाज पैदा होता है। और बिजली तो कम से कम दिन में दे दो उसको 8 घंटे 10 घंटे। चलिए, तो ये बड़ी बात थी साहब। और अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। एसीबी का शिकंजा देखिए, जब से एमएन दिनेश साहब और बीएल सोनी, इन दोनों की टीम ने क्या शानदार काम किया है साहब एसीबी में। रिश्वतखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है, और ऐसी एक कार्रवाई थी जिस पर कल हमारा ध्यान आकर्षित हुआ, और वो थी सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर में एसीबी के ही जो मुखिया थे उन्हीं को धर पकड़ा, अपने ही डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनको पकड़ लिया एसीबी ने। मामला ये था साहब कि लगातार ये सूचना आ रही थी कि परिवहन विभाग से बंदी बनी हुई थी, और हर महीने बंदी लेते थे, और बंदी देते थे परिवहन अधिकारी महेश मीणा जी। शिकायत के बाद में वेरिफिकेशन किया गया शिकायत का, और दोनों को पकड़ लिया कल एसीबी ने। भैरूलाल जी तो अच्छी तरह याद होंगे साहब, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर में तो बहुत कार्रवाई की है, पटवारियों के खिलाफ, नगर परिषद आयुक्तों के खिलाफ, बहुतों को पकड़ा है। और ताज्जुब की बात यह है कि जब ये पकड़े गए थे ना, उससे 1 घंटे पहले ही बड़े अच्छे अच्छे भाषण दिए थे उन्होंने रिश्वतखोरी को लेकर के, और एक नंबर जारी किया था कि यदि कोई आपसे रिश्वत मांगता है तो तुरंत मुझे सूचना दें, मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। पता नहीं चला कि 1 घंटे बाद मेरे ही खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ये हुआ। कोटा के 12 कलेक्टर साहब, उनका पीए 1,40,000, 1 लाख कलेक्टर साहब के लिए थे, 40,000 खुद के लिए थे, और रिश्वत का खेल चल रहा था। शर्म करो, कितनी तनख्वाह मिलती है आप लोगों को, फिर भी पेट नहीं भरता आपका। इतनी मोटी तनख्वाह मिलती है, इतनी अच्छी ऐश की ज़िंदगी गुजारते हैं, मगर उसके बावजूद भी ये जो रिश्वत रूपी है ना लालच, ये कम होने का नाम नहीं लेता। लेकिन सलाम करते हैं एसीबी की टीम को, बीएल सोनी सर और एमएन दिनेश साहब को, कि लगातार आप अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं और करते रहने चाहिए साहब। भेजो इनको, बेरोज़गारी वैसे भी बहुत है साहब, इनकी जगह दूसरों को नौकरी दे दो ताकि ईमानदारी से काम तो करें। और हाँ, अगर आपका वार्ड मेंबर भी अच्छा काम नहीं करे तो 1 साल बाद उसको भी हटा देना। वो हमारी लगातार मुहिम जारी रहेगी, राइट टू रिकॉल वाली। तो जितने भी हमारे जागरूक मतदाता ना, उसका भी ध्यान रखिए आप। जिसको चुने सोच समझ करके चुने। चलिए, और कोटा के 12 से जो जिला कलेक्टर महोदय की ट्रैप हुआ था, उनके पीए के पास से तलाशी में एक लोडेड रिवॉल्वर भी मिली है, लाइसेंसी। किसकी थी, कैसे आई, उसकी भी अब जांच की जाएगी। कल वोटिंग का दिन है, और आप सबको हमारा यही मैसेज है कि सर वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें, अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें। जाएं अपने पोलिंग बूथ पर, 12 आईडी हैं, उनमें से कोई भी एक आईडी ले जा करके और आप अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। और सही को चुनें, अच्छे व्यक्ति को चुनें, किसी भी दल पर, किसी भी जाति पर ध्यान ना देते हुए बस ये ध्यान रखें कि हाँ, ये एक अच्छा व्यक्ति है और ये हमारे वार्ड के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। और यही सोच करके अपने वोट का इस्तेमाल करें ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। और जितने भी प्रत्याशी हैं उन सभी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 300 से ज़्यादा प्रत्याशी हैं, अब तक बहुत हाथ जोड़ लिए सर आपने, बहुत अच्छा है। जैसे जैसे जिस पर जैसी कैंपेनिंग हो पाई, सब ने बेचारों ने अपने अपने हिसाब से बहुत मेहनत की है, और थकान अब थोड़ी थोड़ी सी उतार लेंगे वो। कल 5 बजे उनका भविष्य जो है वो कैद होकर के, और फिर 13 तारीख को पता चलेगा
तो उनको हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं उन्होंने कहा कि साहब अजय जी आपने अपनी कैंपेनिंग में ज़्यादातर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनका ऐड किया। ऐसा नहीं है साहब, हमने किसी को अप्रोच नहीं किया। आप सब हमारे बहुत सम्मानित दर्शक हैं, तो आपने देखा होगा हमने शुरू में ये कहा था अगर कोई करवाएगा तो डेफिनेटली हम करेंगे, नहीं करवाएगा तो हम किसी को अप्रोच नहीं करेंगे। बीजेपी इस मामले में बहुत आगे है साहब, और कांग्रेस की बदकिस्मती है कि वो इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाती। आपने देखा होगा परसों की डिबेट में भी कोई कांग्रेसी प्रवक्ता हमसे नहीं जुड़ पाया। पता नहीं क्यों इन चीज़ों से बड़ा कतराते हैं साहब, और मीडिया से बड़ा दूर भागते हैं। और जबकि हमारा ये कहना है कि आप आइए, बोलिए खुलकर, रखिए अपना पक्ष, मगर कुछ हो तो रखें ना साहब, रखें तो क्या रखें। तो ऐसा नहीं है, हमने बीजेपी की भी की, हमने निर्दलीय जिन्होंने हमसे संपर्क किया हमने उनका भी साथ दिया कि ठीक है, लेकिन ये एक कॉमर्शियल चीज़ थी सर, ये एक अलग मैटर था। बाकी हमारी तरफ से सभी को शुभकामनाएं हैं। हमें ना बीजेपी से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है, ना निर्दलीय से मतलब है। हम तो ये चाहते हैं कि अब इस शहर की तकदीर है ना वो अच्छे हाथों में जाए साहब, और हर वार्ड में गंदगी, सफाई, सड़क, पानी, बिजली, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। तो अब ये सूरत बदलनी चाहिए। बहुत टाइम हो गया साहब, अब बर्दाश्त हो नहीं रहा। अब तो जल्द से जल्द सभापति बने और शहर की बागडोर उसके हाथ में हो, और जनता बिल्कुल तैयार बैठी है सवाल और जवाब करने के लिए। और आपसे पहले बैठा जी न्यूज़ पोर्टल, एक एक कार्रवाई पर नज़र रखेंगे हम। अब की बार क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो, पूछेंगे हम, जवाब देना पड़ेगा, और ये हमारा अधिकार है। जनता चुन करके भेज रही है आपको, और जवाब तो बनता है, देना तो पड़ेगा। तो सभी को शुभकामनाएं हैं, और जिन्होंने हमसे संपर्क किया उनके सबके लिए हमने कैंपेनिंग चलाई। और हाँ, अब जाते जाते एक और इम्पोर्टेंट खबर, कल 11 तारीख है, कल दिन भर वोटिंग रहेगी। शाम को 9 बजे हम आपके लिए कोई प्रोग्राम लेकर के कल नहीं आएंगे। उसका एक कारण है कि बहुत सारे दर्शकों ने हमसे कहा था कि एक तो बहुत ज़्यादा शादियां हैं सर्कल की, और दूसरी बात कि चुनाव कल ख़त्म होंगे तो लोग शायद उतना जुड़ नहीं पाएंगे। हम आपके लिए एक शानदार सा लाइव डिबेट प्रोग्राम लेकर के आएंगे परसों यानी 12 तारीख को। और 12 तारीख को हमारे जितने भी सर्वे थे, एग्जिट पोल थे, ओपिनियन पोल थे, उनका भी पूरा विश्लेषण करेंगे, खुलासा करेंगे। मेरे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी होंगे, कुछ प्रबुद्ध जन भी होंगे, जो मिल बैठ करके इस डिबेट को करेंगे कि आखिर गंगापुर सिटी में किस वार्ड से किसकी सरकार बन रही है, यानी किसका चेहरा आएगा सामने, और आखिर में सभापति बनेगा तो कौन बनेगा गंगापुर का। तो इस पर डिबेट होगी। तो आप परसों ज़रूर हमारे साथ दिन में लाइव जुड़िए, और बिल्कुल एक एक चीज़ का हम विश्लेषण करेंगे। अगर टाइम में कहीं कोई फेरबदल भी होता है तो हम पेज पर इसकी सूचना आपको ज़रूर डाल देंगे ताकि आप जुड़ें, क्योंकि कल बहुत सारी शादियां हैं। तो इस वजह से हमने सोचा कि नहीं, शायद लोग उतने नहीं जुड़ पाएंगे और नहीं देख पाएंगे, और इसीलिए हम तो चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और परसों हम दिन भर आपको लगभग 1.5-2 घंटे का जो लाइव है वो दिखाएंगे, अपने ओपिनियन पोल दिखाएंगे, हमारा सर्वे क्या कहता है, और किसकी बनने वाली है यहाँ पर सभापति की कुर्सी, मिला करके ये है। लेकिन एक बात जाते जाते ज़रूर कहूँगा साहब कि इस बार जनता बड़े ज़ोरदार मूड में है। कई जगह ऐसी थी जहाँ सर्वे में बड़ा उलटफेर हुआ है साहब। शुरू में लग रहा था कि यहाँ से मामला डाउन है और ये बाहर निकलेगा, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक उसने कमबैक किया और अब उनकी स्थिति अच्छी हो गई। बहुत से वार्डों में हुआ है ये समीकरण, बहुत सा उतार चढ़ाव हुआ है सर्वे में भी। तो वो तमाम जो खबरें हैं ना वो ज़रूर हम आप तक लेकर के आएंगे। बाकी जी न्यूज़ पोर्टल की जो विश्वसनीयता है उस पर आप भरोसा कर सकते हैं, और हमारे जितने भी सम्मानित दर्शक हैं उनसे हमारा यही कहना है कि आपका जो भरोसा ना वो हमारी ताकत है सर। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी समझदार बनना पड़ेगा, और समझदारी के साथ ही खबरों को देखना पड़ेगा, और खबरों को सिर्फ खबरों के नज़रिए से ही देखें, ये हमारी रिक्वेस्ट है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और शेयर ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लोगों तक पहुँचाएँ खबरों को साहब, और लोगों को प्रेरित भी करें कि जी न्यूज़ पोर्टल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका हिस्सा बनें, क्योंकि आने वाले समय में ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत बड़ी मुहिम साबित होने वाला है। देखते रहें और लगातार शेयर करते रहें, और आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो लगातार हमारे पास आती रहती हैं, हम उनकी सुनवाई भी करते हैं,
उनको संबंधित विभागों तक पहुंचाते भी हैं। लेकिन कोशिश हमारी ये रहती है कि काम तो प्रशासन को ही करना है और प्रशासन ही अपना काम करेगा। कल के चुनावों का हिस्सा ज़रूर बने, अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें, सही चुनें, अच्छा चुनें और इस शहर को अच्छी और सच्ची दिशा दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।